नोज ब्लीडिंग। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं जो मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर है नोज ब्लीडिंग, यानी नाक से ब्लड लॉस करना। इसको हम लोग मेडिकल टर्म में इपिस्टैक्सिस भी कहते हैं। इपिस्टैक्सिस जब नाक के अंदर का ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल्स ब्रेक होकर इंज्योर्ड होकर जब ब्लड यहाँ से लॉस करता है तो उसको हम लोग नोज ब्लीडिंग या इपिस्टैक्सिस बोलते हैं। अब जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पर कि नोज में ये जो पार्ट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नेरिस कैनाल बोलते हैं। यहाँ तक नेजल सेप्टम होता है, ये नेजल कैविटी होता है और यहाँ से नेजोफेरिंक्स होता है। तो अगर बाय द वे यहाँ के किसी पार्ट से अगर जो ब्लड वेसल अगर ब्रेक हो करके किसी कारण से या कोई भी ब्लड वेसल अगर इंज्योर्ड हो जाता है यहाँ पे, उसके बाद अगर यहाँ से ब्लीडिंग होता है ना तो उसको हम लोग नोज ब्लीडिंग या इपिस्टैक्सिस बोलते हैं। जैसा कि नोज में दो पार्ट होते हैं, नोज ब्लीडिंग के मेन एरिया होते हैं। एक होता है आगे का एरिया बोलते हैं, यहाँ से ब्लीडिंग यहाँ से हो सकता है या ब्लीडिंग यहाँ से हो सकता है। ये आगे के पार्ट को एंटीरियर बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया होता है इसको लिटिल एरिया बोलते हैं, यहाँ को उड्रफ एरिया बोलते हैं। यानी यहाँ पर दो तरह के एरिया होते हैं नोज ब्लीडिंग के साइट है। लिटिल एरिया को या उड्रफ एरिया बोलते हैं। लिटिल एरिया में जो होता है ना, यहाँ पर लगभग 5-6 आर्टरी जो होते हैं ना एक साथ एनास्टोमोस करते हैं। जैसे इथमॉइडल आर्टरी के ब्रांचेज दो होते हैं, या मैक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेज होता है, फेशियल आर्टरी के ब्रांचेज होते हैं, पैलेटाइन आर्टरी के ब्रांचेज होते हैं और सारे आर्टरी के ऊपर में वो सिंगल लेयर होता है। उड्रफ एरिया में यहाँ पर आपको इथमॉइडल आर्टरी के ब्रांचेज, फेरेंजियल आर्टरी के ब्रांचेज या मैक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेज यहाँ पे होते हैं। अब क्या होता है कि या तो ब्लीडिंग यहाँ से होता है, इस साइड से ब्लीडिंग हो सकते हैं, या ब्लीडिंग यहाँ से हो सकता है। अच्छा, उड्रफ एंटीरियर इपिस्टैक्सिस यहाँ से जो ब्लीडिंग होते हैं तो आपको ज़्यादातर ब्लीडिंग आगे की तरफ से पास करते हैं, नेरिस कैनाल से पास करते हैं। और यहाँ से ब्लीडिंग होता है तो ज़्यादातर आपको ये जो होता है ना आपको फेरिंग्स में चला जाता है ब्लड। फेरिंग्स के बाद ये माउथ के तरफ भी आ सकते हैं या बहुत सारे लोगों के जीआईटी में ब्लड ही चला जाता है ये। तो अब क्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इपिस्टैक्सिस बोलते हैं या नोज ब्लीडिंग बोलते हैं। बात चले कि कारण क्या है, तो एंटीरियर इपिस्टैक्सिस जो यहाँ से जो ब्लड लॉस होता है उसके पीछे कई रीजन होते हैं। क्या रीजन होता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन यह है कि यहाँ से जो ब्लड पास करता है उसमें आपको सबसे पहले या तो डीएनएस का प्रॉब्लम होता है, डेविएशन ऑफ नेजल सिप्टम, या फिर यहाँ पे नेजल पॉलिप हो सकते हैं, या वायलेंट स्नीजिंग हो सकते हैं यहाँ पे, या ब्लड वेसल्स यहाँ पर एनास्टोमोस यहाँ पर अब अलग तरह से यहाँ पर डायलेटेशन हो सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा ब्लीडिंग यहाँ पे होने का ये रीज़न ये होता है। यहाँ से जो ब्लीडिंग होता है उड्रफ एरिया से, इसमें हाइपरटेंशन हो सकते हैं क्योंकि हाइपरटेंशन ब्लीडिंग यहीं से होता है। पोस्टीरियर पार्ट से ब्लीडिंग होते हैं, या अगर गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस होता है तभी ब्लीडिंग आपको इसी पार्ट से होते हैं। यानी ब्लीडिंग का दो कारण, दो साइड बहुत कॉमनेस्ट होता है। अब कुछ कॉमन कारण हो सकता है ब्लीडिंग होने का, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ से कोई फॉरेन बॉडी चला गया हो, है ना, फॉरेन बॉडी कुछ चला गया हो, या कोई इंजुरी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, या फिर उस केस अगला हो सकता है इसमें आपको कोई जैसे कोई आपको कोई नुकीला सब्सटेंस अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसके कारण भी आपको ब्लीडिंग यहाँ से हो सकता है। अगला जो कुछ कॉज होता है, जो कुछ जनरलाइज कॉज होते हैं, जैसे विटामिन सी डिफिशियंसी, विटामिन के डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी, प्लेटलेट की कमी, या क्लॉटिंग फैक्टर डिजॉर्डर्स, लीवर डिजॉर्डर्स, या हीमोफीलिया है, या कई तरह के ऐसे छोटे अलग अलग तरह के डिजॉर्डर आपको मिल सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे कारण आपको लोकल कारण भी हो सकते हैं या फिर कुछ जनरलाइज कारण हो सकते हैं जिसके कारण नोज से आपको ब्लीडिंग होते हैं। अब बात करते हैं आपको कि ये तो समझ में आ गया कि ब्लीडिंग आपको या तो यहाँ से हो सकता है, पीछे से हो सकते हैं। हाइपरटेंशन एक बात होता है, हाइपरटेंशन में जनरली क्या होता है कि फेरेंजियल आर्टरी जो होता है ना ये आपको ज़्यादातर डैमेज होने की चांस होती है। जब भी बीपी बढ़ता है तो इस उड्रफ एरिया से इपिस्टैक्सिस होता है। इसमें आपको जब ब्लीडिंग जब होता है ना तो उस समय क्या होता है, एक नोज में एक थोड़ा सेंसेशन होता है, एक थोड़ा दूसरे टाइप से। उसके बाद नोज में आपको हो सकता है स्वेलिंग मिल सकता है, कॉज के अनुसार से भी कुछ यहाँ पे आपको पता चल सकता है। बाकी क्या होता है, पेशेंट को वीकनेस आता है इसमें, या हो सकता है कि हेडेक हो सकता है पेशेंट को, या हैवीनेस आ सकते हैं वहाँ पे। बाकी इसमें अगर ब्लीडिंग अगर बहुत कम होता है, डेली का डेली ब्लीडिंग होता है, उसमें तो एनीमिया हो सकते हैं। हैवी ब्लीडिंग होने पे हो सकता है कि हीमोडायनामिक चेंज हो जाएगा, तो मरीज क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन में जा सकता है या शॉक में जा सकता है पेशेंट। इसका पता कैसे लगाएंगे हम
कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है और आगे से इंटीरियर से ब्लीडिंग हो रहा है या पोस्टीरियर से ब्लीडिंग हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। जैसे पेशेंट को क्या करते हैं, हम लोग हेड अप पोजीशन पे रखते हैं। अगर ब्लीडिंग होता है तो इसका मतलब कि लिटिल हियर से एपिस्टेक्सिस से ब्लीडिंग हो रही है। अगर पेशेंट को ले डाउन पोजीशन में, अगर हेड को नीचे का रख रहे हैं, बाय द वे सुपाइन पोजीशन के डायरेक्शन में रख रहे हैं, अगर ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब ब्लीडिंग उड्राफेरिया से हो रहा है। तो एक तो पता इसे लगा लेते हैं। बाकी हम लोग कैसे पता लगाते हैं फिर, तो पहले पेशेंट को पहले BT-CT कराते हैं, ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम। हो सकता है कि पेशेंट जो ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम उसका प्रोलॉन्ग हो। उसके बाद कराते हैं हम लोग प्लेटलेट काउंट कराते हैं। प्लेटलेट काउंट हो सकता है लो मिले उसका। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराते हैं, हो सकता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा रहे तो इसी कारण ब्लीडिंग होता है उसमें। उसके बाद हीमोफिलिक फैक्टर का टेस्ट करा सकते हैं, जितना भी क्लॉटिंग फैक्टर का टेस्ट वो करा सकते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करा सकते हैं, ये फाइब्रिनोजेन का अमाउंट करा सकते हैं। हो सकता है फाइब्रिनोजेन का अमाउंट के कम होने से भी यहाँ पर ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम इसमें क्या होता है, बढ़ जाते हैं या ब्लीडिंग होने लगता है इसमें। इतना हम लोग जाँच कराने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जो नोजल इंडोस्कोपी है इससे देख सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। या फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में राइनोस्कोपी एग्जामिनेशन से देख सकते हैं, नेजल स्पेकुलम एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। तो तरीका कई तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है। ये तो ज़्यादातर तो डिपेंड करता है कि पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जब ब्लीडिंग होता है तो कम से कम हम लोग पेशेंट का क्लिनिकल डायग्नोसिस करके और BT-CT कर करके या फिर हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। BP मेजरमेंट भी जरूरी होता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। अगर किसी को नोज ब्लीडिंग हो रहा है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये पता लगाना है कि ब्लीडिंग इंटीरियर से है या पोस्टीरियर से है। अगर इंटीरियर से ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को तो पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन पे रखते हैं। अगर पोस्टीरियर में ब्लीडिंग होता है तो पेशेंट को हम लोग इंक्लाइन पोजीशन पे रखते हैं, यानी कि आधा बॉडी को बैठा के रखते हैं, आधा को उछला के रखते हैं। अगर पोस्टीरियर से होता है तब। नंबर 2, ब्लड प्रेशर चेकअप करते हैं। BP का बहुत जरूरी है BP देखना। BP उसका बढ़ा हुआ है तो BP लो करने की दवा देंगे। और अगर बाय मरीज अगर पहले से कोई ये ब्लड थिनर ड्रग्स यूज करता हो, क्योंकि ब्लड थिनर ड्रग्स यूज करने वालों को भी नाक से ब्लीडिंग होता है, तो ब्लड थिनर ड्रग्स यूज करता है तो हम लोग ब्लड थिनर ड्रग्स को पहले अवॉइड करेंगे हम। इसके बाद हम लोग वहाँ पर एंटी हेमरेजिक ड्रग्स, कोई ऐसा जो ब्लड जो एंटी हेमरेजिक ड्रग्स जैसे कि एलोपैथ में बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स आते हैं, ट्रेनेक्सा है या क्लॉट है, स्टिप्टोविट है, इसको हम लोग पहले वहाँ पर देते हैं पेशेंट को। और इसके बाद नोज में हम लोग ऊपर से नोज के ऊपर में आइस एप्लीकेशन करते हैं। नोज को हम लोग क्या करते हैं, पिंच करते हैं, या नोज में हम लोग क्या करते हैं, गॉज को हम लोग नोजल पैकिंग करते हैं। ये तरीका हो सकता है। और ये आपका ब्लीडिंग को रोकने का पहले मेन तरीका है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो बाद का मैनेजमेंट है ना, लेकिन पहला काम क्या करना है कि ब्लीडिंग को रोकना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम देते हैं। विटामिन C सप्लीमेंट बहुत जरूरी है वहाँ पर, जैसे लेमन वाटर वो यूज करते हैं, या सेलिन टैबलेट दे सकते हैं उसमें। विटामिन K की कमी हो तो विटामिन K उसको दे सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे कि आप अलग अलग तरह के पेशेंट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और बाकी जो मान ली पेशेंट को अगर नेजल पॉलिप है तो नेजल पॉलिप का इलाज करेंगे, DNS है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। कॉज के अनुसार से कॉज को भी ढूंढेंगे हम लोग। और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये था आपका नोज ब्लीडिंग का कुछ मैनेजमेंट। दवा के रूप में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, होम्योपैथिक दवा में मेलिफोलियम, इसको हम लोग पोटेंशियम में भी यूज़ कर सकते हैं, मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। दूसरी दवा आता है इसमें चाइना, जो बेस्ट दवा है 200 पावर में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। थर्ड दवा में आता है फॉस्फोरस, इसको हम लोग 30 पावर में यूज़ करते हैं, 2 से 3 बार हम लोग पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट दवा इसमें नेटम सल्फ आते हैं, वो भी दे सकते हैं इसको हम लोग। अगली दवा इसमें अगर इंजरी वगैरह होता है तो हम लोग वहाँ पे अर्निका वगैरह यूज करते हैं। तो यह डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करता है कि किस तरह के कंडीशन है, उसके अनुसार हम लोग दवा यूज करते हैं। ये था नोज ब्लीडिंग। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।